नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आर्टिकल 63 जो है हमारे संविधान का, ये कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए। एंड दोस्तों जो हमने ये बोरो किया है, ये मॉडल ये हमने एक तरह से अमेरिका से बोरो किया है। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से ही हमने ये प्रोविजन भारत में डाला है दोस्तों, मतलब बेस्ड ऑन अमेरिकन मॉडल। दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं ये भी राष्ट्रपति की तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं लोकसभा के अंदर, उनको हम लोग खुद डायरेक्ट वोट करते हैं, देन वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के साथ दोस्तों क्या होता है कि जो भारत की जनता होती है वो लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इनके केस में वोट करते हैं। दोस्तों इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब दोस्तों होता है कि कौन कौन व्यक्ति इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं बोथ फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब जो सांसद होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा के, वो लोग वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में वोट करते हैं। सिर्फ उन्हीं के पास वोटिंग राइट है दोस्तों। एंड जो प्रेसिडेंट साहब का इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो इनसे अलग होता है वाइस प्रेसिडेंट साहब से। अगर हम दोनों को कंपेयर करके समझें तो दोनों में फ़र्क ये है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब में सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, बल्कि जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं उनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब जो विधायक लोग होते हैं वो भी राष्ट्रपति के उसमें दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। एंड दूसरा इसमें दोस्तों डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट साहब के उसमें जो वोट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही कर सकते हैं। मतलब दो तरह के मेंबर्स होते हैं दोस्तों, एक नॉमिनेटेड एंड एक इलेक्टेड। तो सिर्फ इलेक्टेड वाले लोग प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो इनके उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा एंड लोकसभा में या फिर उसमें स्टेट असेंबलीज में, वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है एंड स्टेट असेंबलीज में गवर्नर साहब के द्वारा किया जाता है। इसलिए उनको पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता क्योंकि वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा एक तरह से नॉमिनेटेड होते हैं। एंड इन दोस्तों अगर हम बात करें इनकी क्वालिफिकेशन की, मतलब वाइस प्रेसिडेंट साहब अगर आपको बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले है दोस्तों कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड दूसरा है दोस्तों आपकी उम्र, यानी आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, दैट इज 35 साल। एंड दोस्तों तीसरी क्वालिफिकेशन है कि राज्यसभा का मेंबर आप बन सकें, ऐसी आपके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कि मतलब आपको अगर राज्यसभा में अगर हमें खड़ा करना हो इलेक्शन के लिए तो आप एलिजिबल हो उस पद के लिए। ये इनकी क्वालिफिकेशन दोस्तों ज़रूरी है। फिर दोस्तों ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं रह सकते, मतलब कि ये कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि ये सैलरी ले सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से। इसे ही दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। अब दोस्तों ये बात हो गई कि क्वालिफिकेशन ये हो गई। अब इससे ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोगों को इस इलेक्शन में वो करना है, एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट साहब के पद के लिए आपको खड़ा होना है, तो क्या चीज़ ज़रूरी है? ये तो ज़रूरी है, मान लो आप बोल देंगे कि मैं तो 35 साल का हूँ, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? नागरिक भी हूँ, राज्यसभा का मेंबर बनने के उसके क्वालिफिकेशंस भी हैं। फिर दोस्तों इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि 20+20 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 20 मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के जो होते हैं, इनके केस में क्या है, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा के जो एमपी हैं, सांसद हैं, वो लोग अगर आपको एक तरह से प्रस्ताव रखें कि 20 लोग मिलके, 20 लोग अगर मिलके कहेंगे कि ये व्यक्ति हमारी तरफ से एक तरह से उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के लिए,
एंड दूसरी बात दोस्तों 20 प्रपोजल दें एंड 20 लोग उसको अप्रूव भी करें। मतलब 20 लोगों ने बोला कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, प्लस इसके अलावा 20 लोग उनकी बात पे मोहर लगाएं कि हाँ ठीक है हम लोग भी आपके साथ हैं। तो टोटल 40 मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के अगर परमिशन देते हैं तभी आप लोग इस पद के लिए दोस्तों खड़े हो सकते हैं, एल्स आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड दोस्तों आप देखो क्वालिफिकेशन हो गई, फिर आपका नॉमिनेशन भी हो गया। देन अगर आपके इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो अंडर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसे इलेक्शन पिटीशन कहा जाता है। दोस्तों आर्टिकल 71 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस केस को संभाल सके। मतलब अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है दोस्तों। एंड अगला दोस्तों आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 69। आर्टिकल जो 69 है ये कहता है ओथ के बारे में, मतलब शपथ। उपराष्ट्रपति साहब की जो शपथ होती है वो इस आर्टिकल में लिखी गई है दोस्तों। ओथ ऑफ एलिजेंस इसे कहा जाता है। एक तरह से इसका मतलब यही है कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से रक्षा करेंगे, इस टाइप का इसमें है, लॉयल रहेंगे उसके प्रति। एंड दोस्तों जैसे ही इनकी शपथ होती है एंड इनका इलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में ये 5 ईयर्स के लिए अपने पद पर रहते हैं। 5 सालों तक ये अपने इस पद पर रह सकते हैं दोस्तों। इनका जो टेन्योर होता है ये 5 ईयर्स होता है, बट इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है, ये खुद से रिज़ाइन भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों रिज़ाइन कर सकते हैं, हटाया जा सकता है, या फिर अगर उपराष्ट्रपति साहब या तो ऑफिस में अगर इनकी डेथ हो जाती है तो ये पद से मतलब इनकी सीट वेकेंट हो जाती है। तीन ही एक तरह से 3 स्टाइल है, या तो इनकी डेथ हो जाए या फिर ये खुद से रिज़ाइन कर दें या फिर इनको रिमूव कर दिया जाए उससे पहले ही। तो दोस्तों अब हम समझेंगे इनके रिमूवल प्रोसेस को। रिमूवल प्रोसेस दोस्तों क्या होता है, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट साहब को हटाना है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको उनको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा एडवांस में कि उपराष्ट्रपति साहब हम आपको आपके पद से हटाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको एडवांस में ये नोटिस दे रहे हैं। तो अगर उनको अपने आप को डिफेंड करना होगा या फिर कुछ भी अपने बारे में बोलना हो ताकि वो बोल सके, उनके पास ये 14 दिनों का नोटिस रहता है दोस्तों। एंड दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति साहब को हटाना है तो ये स्टार्ट होता है प्रोसेस राज्यसभा से। राज्यसभा ही दोस्तों एक रेजोल्यूशन पास करता है, एक प्रस्ताव पास करता है जिसमें जो कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाता है, तभी वो पास माना जाएगा, मतलब तभी उसका अप्रूवल होता है अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ उसको पास किया जाता है। अब दोस्तों इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, सपोज राज्यसभा के अंदर 250 सीट्स हैं एंड 240 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मतलब 240 मेंबर्स की सीट एक तरह से फुल है, बाकी जो 10 सीट हैं वो वेकेंट हैं किसी भी कारण से। अगर मान लो किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब सीट वेकेंट हो गई, उनका टेन्योर खत्म हो गया तब सीट वेकेंट हो गई, तो सपोज 250 में से 240 लोग ही एक तरह से हैं, बाकी 10 लोग नहीं हैं, तो दोस्तों जो वोटिंग होगी वो 240 लोग ही उसकी वोटिंग करेंगे। जो बाकी 10 सीट वेकेंट है उसको काउंट नहीं किया जाता। एंड प्रेसिडेंट साहब के उसमें टोटल मेंबरशिप काउंट होती है दोस्तों। एंड इसमें इफेक्टिव का मतलब जितना टोटल है उसमें से माइनस कर दो वेकेंट सीट्स को, तो वो हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाता है दोस्तों। 240 में से दोस्तों फिर मोर देन 50% अगर अप्रूवल देते हैं तो फिर ये प्रोसेस जाता है लोकसभा में। एंड लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक तरह से परमिशन दे देती है। मेन काम दोस्तों राज्यसभा का होता है इसमें, क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब होते हैं ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसलिए मेन काम इसमें राज्यसभा का आ जाता है दोस्तों, मेन रोल। तो जैसे ही राज्यसभा पास करती है, लोकसभा को सिर्फ एक तरह से एग्री करना होता है, ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। एंड दोस्तों कोई भी ऐसा ग्राउंड हमारे संविधान में मेंशन नहीं है कि उपराष्ट्रपति साहब को उनके पद से अगर हटाना है तो क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, क्यों हटाना चाहिए, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा है। राज्यसभा जब चाहे इनको इनके पद से हटा सकती है दोस्तों। और जो प्रेसिडेंट साहब का केस था उसमें दोस्तों अंडर आर्टिकल 61 में लिखा था कि उनको हटाने का एक ही ग्राउंड है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानते, मतलब प्रेसिडेंट साहब अगर संविधान के खिलाफ कुछ करते हैं तब उनको उनके पद से हटाया जाता है, ये हमारे संविधान में लिखा है।
बट दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है उनके रिमूवल प्रोसेस के लिए। एंड दोस्तों री इलेक्शन के लिए भी ये एलिजिबल होते हैं। इसका मतलब एक बार ये 5 साल सपोज इनका टर्म पूरा हो गया, ये चाहे तो दोबारा भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। एंड दोस्तों एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी भी बार ये इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लिमिट नहीं दे रखी है। एंड दोस्तों फिर आता है पावर्स एंड फंक्शंस। तो दोस्तों आर्टिकल 64 जो हमारा है ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं राज्यसभा के। अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। तो दोस्तों एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि इस कुर्सी पे कौन व्यक्ति बैठा है उनको मतलब नहीं है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाता है अंडर आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उनको कोई मतलब नहीं इस कुर्सी पे कौन बैठा है, ए व्यक्ति बैठा है, बी सी डी ई, कोई मतलब नहीं। उनको बस ये मतलब है कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब एक तरह से आप दोस्तों कह सकते हैं कि उनके ऑफिस का एक तरह से सम्मान हो रहा है कि उनके ऑफिस में जो उस पद पर रहेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा दोस्तों। फिर दोस्तों अगली बात आती है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि सपोज अगर प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो जाती है या वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या किसी कारण से उनकी सीट वेकेंट हो जाती है, मतलब अब राष्ट्रपति साहब के पद पर कोई भी नहीं है, तो उस पद को कौन संभालेगा। तो दोस्तों आर्टिकल 65 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब टेम्पररी टाइम के लिए उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति पद को संभालते हैं दोस्तों। एंड जब ये राष्ट्रपति पद को संभालते हैं दोस्तों तो जो ये काम होता है राज्यसभा के चेयरमैन का, ये मतलब जो भी फिर इनकी जो ड्यूटी होती है एज अ राज्यसभा चेयरमैन, फिर इन काम को डेप्यूटी चेयरमैन साहब करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब फिर राज्यसभा से एक तरह से इनका रिश्ता टूट जाता है उस टाइम के लिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट साहब की उनके पास प्रेसिडेंट साहब की सारी पावर्स आ जाती हैं, तो ये वाली पावर उनसे छीन ली जाती है दोस्तों। डेप्यूटी चेयरमैन साहब भी फिर सारे फंक्शन संभालते हैं राज्यसभा के। बट दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों ये 6 महीने। 6 महीने क्यों है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास 6 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब की सीट खाली हो गई है तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उनको फिर से इलेक्शन कराना होता है दोस्तों, इलेक्शन। तो इसीलिए ये 6 महीने की लिमिट है, 6 महीने में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। अब दोस्तों ये जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, इसको बनाया क्यों गया है? वाई दिस पोस्ट क्रिएटेड? तो दोस्तों इस पद को इसलिए बनाया गया है ताकि पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी रह सके हमारे देश के अंदर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर राष्ट्रपति साहब की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उस पद को संभाल सके, क्योंकि हमारे देश का सबसे ऊंचा पद दोस्तों राष्ट्रपति साहब का है। इसलिए उसी पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट साहब को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है ताकि पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रह सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।